लिखिए हेडिंग, आवेशन की विधियां। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहला यूनिट है, 8 नंबर का पूछा हुआ। और लेसन का नाम क्या है जी? हाँ, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। हम लोग का लेसन क्या है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत की, 8 नंबर का पूछा जाएगा। और इसमें ये पहला लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। और इस लेसन का कौन सा हेडिंग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? आवेशन की विधियां। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आवेशन की विधियां। थोड़ा सा इसके बारे में हमने कल बताया था, आवेशन की विधियां के बारे में। आवेशन किसे कहेंगे? आवेशन का मतलब होता है कि किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आवेशन। किसी को चार्ज कर देना ही क्या कहलाता है? आवेशन। चार्ज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आवेश। मोबाइल को चार्ज करते हैं ना, हाँ, चार्ज को ही इंग्लिश में आवेश बोलते हैं। और चार्जिंग को बोलते हैं आवेशन। मोबाइल को चार्ज करते हैं ना, तो हम क्या बोल रहे हैं? अरे तो चार्जिंग इंग्लिश है और उसको हिंदी में आवेशन कहते हैं। हम उल्टा बोलते हैं क्या? अच्छा चलो कोई बात नहीं है। तो चार्ज को क्या बोलते हैं? आवेश। चार्जिंग को आवेशन। तो मोबाइल को हम लोग क्या करते हैं? आवेशित करते हैं ना। तो हम लोग यहाँ पर देखना है कि किसी वस्तु को हम लोग कैसे आवेशित करेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखा जाएगा कि किसी पदार्थ को या किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? आवेशन कहते हैं। डेफिनेशन तो एकदम छोटा है कि किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आवेशन कहते हैं। और यह आवेशन 3 प्रकार से किया जाता है। किसी वस्तु में जो है, किसी वस्तु को आवेशन कितने प्रकार से करते हैं? 3 प्रकार से। उसको हम 3 प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। पहला हमने बताया था कि घर्षण द्वारा। किसके द्वारा? घर्षण द्वारा। हम घर्षण द्वारा भी आवेशन कर सकते हैं। उसके बाद हमने बताया था दूसरा नंबर चालन द्वारा, चालन द्वारा। और तीसरा हमने बताया था प्रेरण द्वारा, प्रेरण द्वारा। ये तीनों किस चीज की विधियां हैं? आवेशन की विधियां हैं। आवेशन किसे कहेंगे? किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अच्छा एक बार थोड़ा सा पीछे वाला रिवाइज कर ले हम लोग। आवेश का किसको रहे हैं हम लोग? आवेश हम किसको कहते हैं? 2 डेफिनेशन लिखाए थे ना, एक पुराना वाला लिखाए थे और एक नया वाला आधुनिक परिभाषा लिखाए थे। तो हम लोग आधुनिक वाला ही लास्ट में लिखे थे कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ये ना है। कुल मिला के हम लोग लास्ट में यही निष्कर्ष निकाले थे कि अगर कोई वस्तु है और उस वस्तु का कोई परमाणु है तो उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है या बाहर से उसमें इलेक्ट्रॉन अंदर आता है तो वस्तु आवेशित हो जाता है। यही ना लास्ट में निकाला गया था कि इलेक्ट्रॉन का बाहर जाना या अंदर से बाहर से अंदर आना ही वहां पर आवेश उत्पन्न करता है। यह आवेश कितने तरह का पढ़ा गया था? 2 तरह का। एक था धन आवेश, दूसरा था। तो हम लोग जहाँ पर धन आवेश लिखे हैं तहाँ पर आप देखे होंगे कि कोष्टक में लिखा गया था इलेक्ट्रॉन में कमी। मैंने कहीं पर अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वहाँ पर कौन सा आवेश बनेगा? धन आवेश। और कहीं पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो वहाँ पर कौन सा आवेश बनेगा? ऋण आवेश। इसमें कोई समस्या नहीं है किसी को? जैसे हम उदाहरण लिए थे सोडियम का, नहीं जी, सोडियम का लिया गया था। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके सोडियम प्लस बनाता है, ये पहले से भी जानते हैं आप लोग। और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाता है? माइनस बनाता है, ये भी पहले से पता होगा। तो आवेश तो दोनों बना रहा है ना, लेकिन यह वाला आपका सोडियम धन आवेश हो जा रहा है, क्लोरीन कैसा हो जा रहा है? ऋण आवेश। अब हमको इसी को
कैसे आवेशित करते हैं, यही प्रोसेस हम लोगों को पढ़ना है। तो किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। आवेशन की 3 विधियां हैं। पहला है घर्षण द्वारा, दूसरा है चालन द्वारा, तीसरा है प्रेरण द्वारा। पहला समझते हैं कि घर्षण द्वारा क्या हुआ। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पर घर्षण होने वाला है। तो जो हम लोग थेल्स, गिलबर्ट, थॉमस ब्राउन इन लोगों की बात किए थे, तो ये लोग वस्तु को आवेशित इसमें किस प्रोसेस द्वारा किए थे? घर्षण द्वारा। उन्होंने रगड़ा था ना। अभी आप अपने कलम को जो है ऐसे बाल में रगड़ कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को उठाएंगे तो वो आकर्षित होगा। पुराने परिभाषा के अनुसार उसी को आवेश कहते हैं। लेकिन बाद में हमको पता चला ना कि वो क्यों आवेशित हो रहा था। क्यों हो रहा था? या तो इलेक्ट्रॉन उसमें कम हो रहा था और नहीं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जा रहा था। माने दो वस्तुओं को ऐसे जब रगड़ा जा रहा था ना, तो एक में से इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा था और दूसरे में क्या हो जा रहा था? प्रवेश हो जा रहा था। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो धनावेशित हो जाता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वो कैसा हो जाता है? ऋणावेशित हो जाता है। ये तो सब लिखा दिया गया था। सबसे पहले थेल्स ने जो वस्तु को आवेशित किया था, थेल्स ने, तो थेल्स ने किसके द्वारा आवेशित किया था? घर्षण के द्वारा। उसने आबनूस को और बिल्ली की खाल को रगड़ा था। उससे पहले उसने अंबर को रगड़ा था। हाँ, अंबर भी एक तरह का पीला पदार्थ होता है। और अंबर उनको भी नहीं पता था कि ये अंबर है। उनको बाद में पता चला कि ये अंबर है। वो गए थे नदी किनारे घूमने के लिए। कोई नदी था, उसका नाम हमको ध्यान नहीं आ रहा है। वो नदी किनारे गए थे घूमने के लिए। तो देखो, ये बता दे रहे हैं, हम कल वाले में नहीं बताया इसको। वो क्या था ना, गए थे घूमने के लिए सवेरे सवेरे और उनके घर के अगल बगल में कोई नदी थी। तो वहां पर क्या किए ना, पीला पदार्थ देखे नदी किनारे। इधर पीला पदार्थ कुछ गिरा था। तो थोड़ा सा मन में आश्चर्य होता ना कि जैसा कोई हम पदार्थ नहीं देखे हों और उस तरह का पदार्थ अगर दिखाई दे तो मन में ये भावना जगती कि भाई ये है क्या। आज देखे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं देखे हैं तो सोचना पड़े, थोड़ा दिमाग में चलने लगता है कि ये क्या है। तो पीला पदार्थ उन्होंने देखा, उठाया और उनके मन में ये था कि भाई ये है क्या। तो ले गए घर पर और उसको क्या किया कि ऊन से रगड़ रहे थे। ऊन से किसे रगड़ रहे थे? ऊन से। पीला पदार्थ को ऊन से रगड़ रहे थे उसको साफ करने के लिए कि ये है क्या। तो ऊन से जब रगड़ा तो उन्होंने देखा कि जब ऊन से रगड़ दिया कुछ देर तक तो वो आवेशित हो गया था। वो छोटे छोटे पत्तों को, छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ क्या कर रहा था? आवेशित हो रहा था। तो वो खोज रहे थे, मतलब जानने जा रहे थे किसी और के बारे में और मिल गया कोई और। अब जब आकर्षण होने लगा ना उसमें, तब सोचे कि ये क्या है। तब उनका क्षेत्र बदल गया और वहां से वो आकर्षण के बारे में पता लगाने लगे और उसी का नाम क्या रखा गया उस समय? ये आवेश रखा गया। जो आकर्षित करने का गुण था इसी का नाम क्या रख दिया गया? आवेश। तो सबसे पहले आवेशित कौन किए थे? थेल्स किए थे। थेल्स ने ही वस्तुओं को रगड़ के सबसे पहले आवेशन की प्रक्रिया किया था। और किस विधि द्वारा किया था? घर्षण विधि द्वारा। तो घर्षण विधि में आवेशन की प्रक्रिया के लिए बहुत आसान है कि दोनों वस्तुओं को आपस में क्या करते हैं? रगड़ते हैं। और रगड़ते हैं तो एक वस्तु धनावेशित हो जाती है और दूसरा वस्तु ऋणावेशित। लेकिन एक चीज और है, आप देख के नहीं बता सकते हैं ना कि कौन धनावेशित है कौन ऋणावेशित है। क्या बता सकते हैं? सोडियम क्लोरीन है तब ना बता सकते हैं। अब मान लीजिए कि कांच का छड़ ले लीजिए और रेशम का कपड़ा ले लीजिए और उसको रगड़िए, तो कैसे पता चलेगा कि रेशम का जो कपड़ा है वो धनावेशित है कि ऋणावेशित है? लेकिन जो भी होगा कोई ना कोई आवेश तो जरूर होगा, चाहे धनावेश हो या ऋणावेश हो। वो तो बाद में ना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको मतलब वर्गीकृत किया कि ये 2 प्रकार का होता है। नहीं तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के पहले थॉमस ब्राउन, गिलबर्ट और थेल्स, इन्होंने कहाँ बताया था कि 2 प्रकार का होता है? इन्होंने तो कुछ कहा नहीं था। बाद में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। और उन्हीं ने भी इसको अच्छे से डिफाइन किया। नहीं तो बाकी जो शुरुआत के 3 लोग हैं इन्होंने उतना अच्छे से डिफाइन नहीं किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो अच्छे से क्या किया? डिफाइन किया। लेकिन ज्ञात किसके समय में था? ज्ञात तो थेल्स के समय में ही था, लेकिन डिफाइन अच्छे से कब हुआ? बेंजामिन फ्रैंकलिन के समय में हुआ। तो घर्षण वाला कंफर्म हुआ कि घर्षण में क्या करेंगे? दोनों वस्तुओं को आपस में क्या किया जाता है? रगड़ा जाता है। तो घर्षण के द्वारा यहाँ पर आवेशन किया जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि घर्षण द्वारा आवेशन। इसको लिख लीजिए, इसमें पहला हेडिंग बना लीजिए,
घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन हो गया पहला नंबर हेडिंग। घर्षण द्वारा, घर्षण पढ़े हैं ना 11 में। घर्षण में कितने वस्तुओं की आवश्यकता होती है? कम से कम 2 को आपस में रगड़ने के लिए। तो जब हम 2 उपयुक्त वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, 2 उपयुक्त वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, तो उसमें होता क्या है कि एक में से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वाले में प्रवेश कर जाता है। जैसे 2 मार्कर है और दोनों मार्कर को अगर एक में रगड़ा जाए तो इसमें होता क्या होगा कि एक में से निकल के इलेक्ट्रॉन दूसरे में क्या हो जाएगा? चला जाएगा। लेकिन दोनों उपयुक्त वस्तु नहीं है, दोनों तो एक ही वस्तु है ना। दोनों वस्तु को अलग ले जाए, अब इसको बाल से ऐसे रगड़ा जाए तो ये आवेशित हो जाएगा। एक वस्तु हमारा बाल हो गया और दूसरा वस्तु क्या हो गया? ये मार्कर हो गया। तो एक में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दूसरे में क्या हो जाएगा? प्रवेश कर जाएगा। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो धन आवेश होगा और जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा वो कौन सा आवेश होगा? ऋण आवेश। तो घर्षण के द्वारा हो गया आवेशन, एक पर धन आवेश आ गया और दूसरे पर क्या आ गया? ऋण आवेश आ गया। तो घर्षण द्वारा आवेशन में क्या प्रोसेस है कि 2 उपयुक्त वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर एक वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में प्रवेश कर जाता है, जिससे दोनों वस्तुएं क्या होती हैं? आवेशित हो जाती हैं। उसमें जिस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो धनावेशित होता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वो कैसा होता है? ऋण आवेशित हो जाता है। ये समझे है ना कि क्यों धनावेशित होता है? जैसे कल हम सोडियम के बारे में बताए थे तो कहे थे कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो 11 के चलते वहां पर 11 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके पास और 11 क्या रहेगा? प्रोटॉन रहेगा। और सोडियम की विशेषता है कि एक इलेक्ट्रॉन कहाँ कर निकाल देगा? ये बाहर निकाल देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा अस्थायी अवस्था को प्राप्त करने के लिए, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन न बचेगा। अब प्रोटॉन आपका कितना रहेगा? 11 ही रहेगा, माने 10 गो माइनस है और 11 गो क्या है? तो ओवरऑल तो 1 प्लस एक्स्ट्रा है ना इस पर, 10 माइनस 10 प्लस को तो कैंसिल कर देगा, लेकिन 1 प्लस बचा रहेगा ना। वही सोडियम पर कितना आ जाता है? 1 प्लस आ जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि सोडियम धनावेशित है। इसके विपरीत होता है किसमें? क्लोरीन में। क्लोरीन में क्या होता है कि उसका परमाणु क्रमांक होता है 17। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2 8 7 आएगा, माने अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन। और अस्थाई होने के लिए अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यह 7 त्यागने से न बढ़िया है कि एक ले ले। इसका भी कंडीशन उसी जैसा होता है जैसे हम लोगों का होता है। 7 को त्यागने से बढ़िया है कि एक क्या कर लिया जाए? ले लिया जाए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसका 2 8 8 हो जाता है, समझे? तो जहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन इसके पास था अब कितने हो गए? लेकिन प्रोटॉन तो 17 ही रह गया, तो इलेक्ट्रॉन एक बढ़ न गया, माने माइनस वाला एक बढ़ गया। इसीलिए क्लोरीन पर क्या लग जाता है? तो ये हो जाता है ऋण आवेशित। समझा रहा है? तो जब हम किसी वस्तु को, 2 उपयुक्त वस्तुओं को जब आपस में घर्षण कराते हैं तो उसमें एक वस्तु धनावेशित होता है और दूसरा कैसा होता है? धनावेशित कौन होगा? जिसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ऋणावेशित कौन होगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा? प्रवेश करेगा। लिखिए। अब दूसरा वाला हेडिंग लिख लीजिए, चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन। सीधा सीधा घरे जाएगा। एक तो लेके चले गए तुम लोग। पिछला वाला बैच वाला है। हाँ, चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन, देखिए चालन द्वारा आवेशन समझिए इसको। चालन द्वारा आवेशन को समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग फ्लैशबैक में चलते हैं। हाँ, पीछे फ्लैशबैक समझते हो? हाँ, पीछे फिल्म में बोलते हैं ना, हाँ फ्लैशबैक। तो हम लोग फ्लैशबैक में हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं पानी आप गिरा रहे हैं, पानी, तो पानी किधर से किधर बहता है?
हाँ, ऊंचे के तरफ से नीचे की तरफ होता है ना, और नीचे से ऊपर ले जाना हो तो मोटर लगाना पड़ेगा या कोई बाहरी बल लगाना पड़ेगा जो कहाँ पहुंचाएगा, ऊपर पहुंचाएगा। लेकिन नेचुरल उसको स्वतः अगर बहना हो तो कहाँ से कहाँ बहेगा, ऊपर से कहाँ बहता है, नीचे की तरफ। उसी प्रकार हम लोग पिछले क्लास में ऊष्मा के बारे में पढ़े थे कि ऊष्मा का स्थानांतरण कहाँ से कहाँ होता है, उच्च ताप से निम्न ताप में, उच्च ताप से। तो जल का प्रवाह भी उच्च से कहाँ हो रहा है, निम्न की तरफ। इसीलिए तो टंकी को लगाते हैं छत पर सबसे ऊपर, ताकि ऊपर से प्रवाह कहाँ होगा, नीचे लगा देंगे तो पानी ऊपर पहुंचेगा, कभी नहीं पहुंचेगा। तो जितना हाइट पर टंकी रहेगा उतना ही नल का प्रेशर तेजी से होता है, क्योंकि जितना ऊंचाई पर रहेगा ना उतना ही ज़्यादा बल से कहाँ आएगा, वो नीचे। वो तो ग्रेविटी के कारण नीचे आता है। हमारे कहने का मतलब यह है कि जल का प्रवाह उच्च से कहाँ होता है, निम्न में। इसमें जल है तो यहाँ से पाइप से अगर कनेक्ट करेंगे तो ये कहाँ आएगा, नीचे। सोचें कि ऊपर जाए तो जाएगा नहीं। तो जल का प्रवाह हमेशा कहाँ से कहाँ तक होता है, उच्च से निम्न में होता है। उसी प्रकार हम लोग पढ़े हैं कि ऊष्मा का प्रवाह भी, ऊष्मा का स्थानांतरण भी उच्च ताप से कहाँ होता है, निम्न ताप में होता है। अगर मान लीजिए कि एक वस्तु है जो 30 डिग्री सेल्सियस पर गर्म है और एक वस्तु है जो 50 डिग्री सेल्सियस पर गर्म है, तो ऊष्मा किधर से किधर आएगा, 50 वाले से 30 वाले में। यही कारण है कि आज हम लोग को गर्मी हो रहा है। इस समय वातावरण का तापमान ज़्यादा होगा हम लोग के तापमान से। हम लोग का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और वातावरण का तापमान कल शाम को 40 था। कल शाम को कितना था, 40 था। तो 40 डिग्री सेल्सियस। अब सोचो ऊष्मा कहाँ से कहाँ जाएगा, 40 से आएगा 37 वाले में, तो होगा गर्मी। हम लोग ऊष्मा मिले क्या इस समय, तो इस समय गर्मी नहीं लगेगा हम लोग को। इस समय 33 है, 33 नहीं, गर्मी हो रहा है तो हम लोग का टेम्परेचर 37 से ऊपर है। गर्मी, अरे थोड़ा ऊष्मा गति का सिद्धांत देख लो, छोड़ दो मोबाइल। ऊष्मा गति का सिद्धांत, तो अगर 37 से अधिक होगा तो बाहर से ऊष्मा हमारे शरीर में आता है, और 37 से बाहर का कम हो जाए, ठंडी में तो कम हो जाता है एकदम, तो शरीर में से, हमारे शरीर से ऊष्मा कहाँ जाने लगता है, बाहर। इसलिए हम लोग कैसा ठंडा लगने लगता है। तो उस ऊष्मा को जैकेट के द्वारा, स्वेटर के द्वारा क्या करते हैं, पकड़ के रखते हैं कि बाहर नहीं जाए। और इस समय कपड़ा खोल लेते हैं कि सब उसमें बाहर निकल जाए, बाहर से कुछ नहीं आए अंदर। आए? अरे तो कल वो शर्ट खोल के चला रहा था, गिर गया, शर्ट फंस गया, बगलवा में वो था, शीशों का डाल ऐसे था। और हम जा रहे थे वहाँ पर इंदू बलराम में, अपने यहाँ का सेंटर गया था, तो हम जा रहे थे वहाँ पर। ये प्रैक्टिकल एग्जाम था तो पेपर लेके जाना था। तो वो एकदम पूरा, उसका शर्ट वो लंबा था, अभी तो इस समय फैशन में लंबा शर्ट आ रहा है ना, पूरा लहरा रहा था, तब तक फंस गया उसमें शीशैया के डलिया में। और वहाँ से घुमा के चला गया अंदर खेत में, लेकिन स्पीड में उसका गाड़ी उतना नहीं था और खेत जोता गया था, इसलिए वो अच्छे से बच गया, कुछ टूटा फूटा नहीं। गुंजन वो कहाँ गाड़ी चलाता है, वो साइकिलिए को चलाता है उसके जैसा। हाँ, ये साइकिलिए को चलाता है। एक दिन तो हम पीछे थे, देख नहीं रहे कि हम पीछे हैं, एकदम स्टाइल दिखा रहा था। पीछे देखो। चलिए, तो हो गया। अब अपने आप पॉइंट पे आते हैं। तो दो चीज समझ गए कि जल का प्रवाह कहाँ से कहाँ होता है, उच्च से निम्न के तरफ, और ऊष्मा का प्रवाह भी होता है उच्च तापमान से। तो जिस प्रकार जल और ऊष्मा का प्रवाह उच्च से निम्न की तरफ हो रहा है, ठीक उसी प्रकार ये जो आवेश है ना, आवेश का प्रवाह भी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। विभव को इंग्लिश में वोल्टेज कहते हैं, हम लोग पोटेंशियल भी इसको बोलते हैं, विभव। हम लोग इसी लेसन में विभव के बारे में पढ़ेंगे। अभी आप विभव को समझ लीजिए, वोल्टेज। विभव ने क्या समझेंगे, वोल्टेज समझिए। तो उच्च विभव से कहाँ बहेगा, तो आवेश भी उच्च विभव से कहाँ जाता है, निम्न विभव में। तो चालन विधि द्वारा जब हम किसी वस्तु को हमको आवेशित करना होता है, तो हमको क्या करना होता है कि निम्न वाले
को जोड़ देते हैं किससे, ऊंच वाले से। जैसे एक उदाहरण आपको समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक 12 वोल्ट की बैटरी है, हाँ 12 वोल्ट का, इसमें यह प्लस हो गया, यह माइनस हो गया, ठीक। और आगे मान लीजिए कि एक 6 वोल्ट का बैटरी ले लिए, 6 वोल्ट का बैटरी, 6 वोल्ट हुआ, तो वोल्टेज किसका अधिक है, इसका विभव उच्च है, इसका विभव क्या है, निम्न है। अब इसमें भी प्लस माइनस होगा, बैटरी में तो प्लस माइनस होगा। अब तार से इसके प्लस को यहाँ जोड़ दें, इस माइनस वाले को इस माइनस के साथ जोड़ दें, हो जाएगा इस तरह से, क्यों नहीं होगा, बैटरी से बैटरी को तो जोड़ रहा है, इसमें क्यों नहीं होगा, हो जाएगा। तो कुछ दूसरा नहीं सोच रही थी, तो हम भी तो वही कह रहे हैं, प्लस वाला देखिए प्लस में ही गया है और माइनस वाला माइनस में गया है। सुनो, तो यहाँ का विभव ज़्यादा है, यहाँ का विभव क्या है, कम है, तो आवेश किसमें से किस में जाएगा, 12 वाले से कहाँ जाएगा, 6 वाले में जाएगा। तो यही तो चालन विधि है, इसमें घर्षण किया जा रहा है नहीं, बस एक वस्तु को दूसरे वस्तु से क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। तो आवेशन की वह विधि जिसमें हम किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तु में जोड़कर उसको आवेशित करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, आवेशन द्वारा चालन द्वारा आवेशन। इसमें क्या होता है कि एक जो वस्तु होता है वो उच्च विभव का होता है और दूसरा वाला कैसा होता है, निम्न विभव का। और जो आवेश होता है वो हमेशा उच्च विभव से कहाँ जाता है, निम्न विभव की ओर जाता है। लिखिए, बैटरी चार्ज करने का प्रोसेस कौन सा है, चालन द्वारा आवेशन। और कलम को चार्ज करने का प्रोसेस कौन है, घर्षण द्वारा आवेशन। हाँ बिल्कुल, कलम को जब बाल में हम लोग रगड़ेंगे तो कलम चार्ज ही तो हो रहा है। अब चार्ज हो रहा है तो क्या इससे मोबाइल चलाओगे कलम से, अरे चालन द्वारा आवेशन। मान लो कि अगरबत्ती है और पूजा पाठ करते समय कहीं पर सट गया, तुरंत तो आवेशित होता है, जहाँ किसी में सटा तुरंत आवेशित होकर दूर हटेगा वो, नहीं तो वो भी प्रोसेस कौन सा है, चालन द्वारा ही है।